विजयनगर, दिल्ली। शाम का समय। घर के अंदर आलोक गोयल अपनी लाल आंखों और भटकती हुई रूह के साथ नहीं, बल्कि अपनी लैपटॉप स्क्रीन और राजमा चावल की प्लेट के साथ जंग लड़ रहा था। वो 30 साल का इतिहासकार था, या जैसा उसके पिता राम बजाज गोयल उसे बुलाते थे, पुराने कबाड़ का ठेकेदार। आलोक ने गहरी सांस ली और चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए बड़बड़ाया, यार ये यक्षासन का बेताल लोर कितना डिटेल्ड है। प्राचीन भारत में भी वैम्पायर पॉलिटिक्स थी। उसने मसालेदार राजमा चावल का एक बड़ा चम्मच मुंह में डाला। यही थी उसकी कंफर्ट जोन, यही था उसका सपना। ठक ठक। आलोक बेटा, दिन भर इस अंधेरे कमरे में क्या मुर्दा जैसी रिसर्च करता रहता है? बाहर आ, शादी की बात करनी है। राम बजाज की ऊंची आवाज दरवाजे के पार से आई। आलोक ने जल्दी से फॉरगॉटन लेजेंड्स ऑफ द बेताल्स अ ब्लडथर्स्टी मिथसरा टैब बंद किया और एक नकली डॉक्यूमेंट खोला, मॉडर्न डे टैक्स रिफॉर्म्स नाम से। पापा, मैं बिजी हूं, बहुत जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, सिंघम 8 की स्क्रिप्ट पे। राम बजाज ने जोर से दरवाजा खोला और अंदर आ धमके। उनके चेहरे पे माता पिता वाली पूरी निराशा की मोनालिसा बनी हुई थी। सिंघम 8? बेटा, तेरा फ्यूचर ना भूत भावना से भरा पड़ा है। कोई तुझे देखेगा तो बोलेगा इस लड़के को बेताल में नहीं 10 साल के नाइट शिफ्ट ने छुआ है। आलोक कराहा, पापा प्लीज, मैं हिस्टोरियन हूं, कोई आईटी वाला नहीं। हिस्टोरियन? और ये क्या है? राम बजाज ने कांपती उंगली से आलोक की आधी खाई प्लेट की तरफ इशारा किया। तू आजकल राजमा चावल भी ठीक से नहीं खा रहा, आधा आधा छोड़ देता है। ये सब तेरे बेताल बेताल की रिसर्च का साइड इफेक्ट है। ये बात सीधे आलोक के दिल में लगी। पापा प्लीज, राजमा चावल मेरी पहली मोहब्बत है, बस डाइट पे हूं, अगली खुदाई के लिए स्मार्ट दिखना है ना। राम बजाज ने अपने सिर पर नाटकी तरीके से थपकी मारी। सुन ले मेरी बात मेरे पुराने पुत्र, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तेरी किस्मत उसी लड़की से जगेगी, वरना तू इसी अंधेरे कमरे में पुरानी किताबों के बीच मर जाएगा। मर जाएगा? ये शब्द आलोक के मन में गूंज उठे। यही तो उसका सबसे बड़ा डर था, अपने यक्षासन वाले अंतिम रिसर्च से पहले मर जाना। कुछ दिनों बाद आलोक दिल्ली के पेरेंटल प्रेशर से बहुत दूर था। वो था ऊटी के कोहरे से घिरे गहरे जंगलों में। हवा ठंडी थी, मिट्टी में नमी और पुरानी रहस्यमयी खुशबू थी। वो आखिरकार उस गुफा के सामने खड़ा था, बेताल की दास्तान वाली गुफा। उसका लोकल गाइड भीम घबराई हुई आवाज में बोला, साहब, इस जगह का नाम आचार्य कुंड है, आगे मत जाइए। लोग कहते हैं यहाँ का मौसम नहीं, यहाँ की हवाएं खून पीती हैं। आलोक ने हंसते हुए कहा, भीम, ये सब लोक कथाएं हैं, मैं बस पत्थर देखूंगा, रिलैक्स करो। वो गुफा में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा, गूंज और अजीब सी हरी चमक लिए दीवारों पर फैली हुई थी। गहराई से कोई ढोलक जैसी धीमी लय में आवाज आ रही थी। माहौल अचानक भारी हो गया। वो वहां पहुंचा जहां यक्षासन को कैद करने वाला पत्थर का तख्त था, जिस पर प्राचीन संस्कृत में कोई मंत्र खुदा था। आलोक की आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो मेरे थीसिस का फाइनल चैप्टर है। उसने अपना टूल किट निकाला। जैसे ही उसने मिट्टी हटानी शुरू की, उसका औजार फिसल गया। ठनन! औजार ने तख्त के किसी खास बिंदु को छू लिया। जमीन कांपने लगी, नहीं, चिल्लाने लगी। हरी काई खून सी लाल हो गई। ढोलक की लय अब युद्ध नगाड़े में बदल गई। एक गहरी सिहरन भरी आवाज गुफा में गूंजी, आखिरकार, आज आजादी। अंधेरे से एक परछाई उभरी, लंबी, डरावनी, राजा जैसी शख्सियत, फटे हुए राजसी कपड़ों में, आंखों में सदियों की कैद की आग। यक्षासन लौट आया था। आलोक कुछ पल को जड़ हो गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल मेरी किताब जैसा है। यक्षासन धीमे, भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं भी तेरी तरह किस्मत का शिकार हूं, सदियों से कैद एक बेचारा प्राणी, और तूने मुझे मोक्ष दिया है। डरा हुआ आलोक हकलाया, सर, मैं डर के मारे मर जाऊंगा और आप कविता सुना रहे हो? जाने दो, मेरे राजमा चावल का टाइम हो गया है। यक्षासन की ठंडी डरावनी हंसी गुफा में गूंज उठी। उसने आलोक को जकड़ लिया। तूने मुझे आजादी दी है, अब मैं तुझे नई किस्मत दूंगा। एक तेज जलती हुई चुभन और आलोक की दुनिया अंधेरी हो गई। उसके दिमाग में आखिरी ख्याल कौंधा, अब क्या करूंगा मैं? मेरी लाइफ, मेरी एम्बिशन, सब गया। राजमा चावल कैसे खाऊंगा मैं? इतिहासकार चला गया। बेताल जन्म ले चुका था। ब्लड, क्राउन। ऊटी, अगली सुबह, वैसे जैसी वैम्पायर्स के लिए होती है। आलोक की आंखें खुली, पर खुली नहीं।
मतलब वो जाग गया था, लेकिन पलकें मानो किसी ने फेविकॉल से चिपका दी हों। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पर्दों से छनती हल्की धूप उसकी त्वचा पर ऐसे लगी जैसे 1000 सुइयां चुभो दी गई हों। आह, जल गया, मम्मी लाइट बंद करो। वो चीखा और खुद को टूरिस्ट गेस्ट हाउस के मोटे कंबल में लपेट लिया। कुछ मिनट बाद डर ने दस्तक दी। वो ठंडा था, लेकिन ऊटी के आम ठंड जैसा नहीं, पत्थर जैसा ठंडा। उसने धीरे धीरे अपनी कलाई टटोली, कोई नब्ज नहीं। फिर सीने पे हाथ रखा, कोई धड़कन नहीं। ये क्या हो रहा है? हार्ट अटैक भी नहीं, धक धक भी नहीं, मेरा शरीर तो बस एक महंगा रूम टेम्परेचर का मीट का थैला बन गया है। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गया, आंखें आधी बंद। आईने में देखा, वही आलोक, थोड़ा और पीला और अस्त व्यस्त। झुककर मुस्कुराने की कोशिश की और फिर उसने देखा 2 चमकते हुए नुकीले दांत। आलोक ने अविश्वास में मुंह खोला, फिर टूथब्रश उठाया, बहुत सावधानी से नुकीले किनारों पर ब्रश चलाया और मुंह से खून निकल आया। हे भगवान, ये तो पक्के वाले डेंचर लग गए हैं, और लगते तो स्टील जैसे हैं। पापा कहते थे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। उन्हें क्या पता था ये सच में पंचिंग मशीन बन जाएंगे। उसने अगले 1 घंटे में खुद पर कई अजीबोगरीब टेस्ट किए। टेस्ट 1 जंप टेस्ट। उसने उछाल मारी और सीधा छत के पंखे से टकराया, नीचे निंजा की तरह तैरता हुआ उतरा। टेस्ट 2 स्प्रिंट टेस्ट। दीवार की ओर भागा और रुकना भूल गया। धड़ाम, दीवार टूटी, वो नहीं। टेस्ट 3 पल्स चेक। पहली फेल, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहा। धीरे धीरे निराशा ने उसे घेर लिया, जैसे कोई बॉलीवुड विलन स्लो मोशन में आता है। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी जिंदगी, उसका सपना, सब खत्म हो चुका था। उसने फोन उठाया और पापा को कॉल किया। उसे उम्मीद थी कि राम बजाज कोई देसी आयुर्वेदिक लेप सुझाएंगे बुरी दशा के लिए। हाँ आलोक, पापा ने जोर से कहा। कैसा है? क्या रिसर्च कर रहा है? जल्दी बोल, हम राजमा चावल की चटनी बना रहे हैं। आलोक की आवाज बेजान और धीमी थी, एकदम क्लासिक बेताल वाली टोन। पापा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या हुआ? खाना नहीं मिल रहा क्या? तू हमेशा इतना ठंडा क्यों रहता है? कोई एसी लगवा दूं? पापा, मैं ठंडा नहीं हूं, मैं मर गया हूं। आलोक रो पड़ा। मेरी हार्ट बीट नहीं है और मेरे दांत बड़े हो गए हैं। राम बजाज हंसे। मर गया? अरे ड्रामा मत कर, तेरे बुआ के लड़के के भी रात भर फोन देखने से दांत बड़े हो गए थे। डेंटिस्ट के पास जा। और हाँ, दांत दिखा जरा, जूम कर। आलोक ने कैमरा अपने मुंह की तरफ किया। पापा कुछ देर खामोश रहे, फिर नाटकीय अंदाज में बोले, अरे ये तो शैतान की निशानी है। या तो बहुत नॉनवेज खा रहा है, या फिर तुझ पे जादू टोना हुआ है। कल ही दिल्ली वापस आ, हम तेरा इलाज करवाएंगे। आलोक ने फोन काट दिया और फिर कंबल में समा गया। शैतान, जादू टोना। पापा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में एक वैम्पायर, एक बेताल बन चुका था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, जबकि खिड़की बंद थी, और तभी एक रेशमी पुरानी सी आवाज गूंजी, चिल करो मेरे छोटे बेताल। आलोक उछल पड़ा। फोन उसके हाथ से गिर गया। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, गहरी रहस्यमयी खूबसूरती के साथ। आंखों में सदियों की कहानियां थीं और कपड़ों से साफ था कि उसने कई शताब्दियों से कुछ नया खरीदा ही नहीं था। ताड़िका, तुम कौन हो और ये चिल किस एंगल से करूं? मेरी लाइफ खत्म हो गई है। मैं कुछ खा नहीं सकता, घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकता, धूप में खड़ा भी नहीं हो सकता। आलोक लगभग रोते हुए बोला। ताड़िका धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके हर कदम के साथ कोई हल्की सी संगीत जैसी ध्वनि गूंज रही थी। इंसान वाली ये नौटंकी बंद करो आलोक, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई बहुत पुरानी किताब कोई नया राज खोल रही हो। तुम अब एक बेताल हो, जिसे एक बेताल ने बनाया है। अब तुम हमारे हो। आलोक ने सर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, मैं हिस्टोरियन हूँ, मुझे पेपर लिखना है, खून नहीं पीना। और वैसे भी तुम बेताल हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम तो कोई मॉइस्चराइजर बेचने वाली लगती हो, खून पीने वाली नहीं। ताड़िका के होंठ पर खतरनाक मुस्कान तैर आई। सुंदर तो हूं, और अगर जिंदा रहना है तो मेरी सुनो। यक्ष शासन जाग चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम उसका पहला शिकार हो। मुझे क्यों? क्योंकि तुमने उसे आजाद किया, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें एक रोग बेताल में बदल दे। मैं तुम्हें डिसिप्लिन्ड बेताल बनाऊंगी। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, लचीली शाही चाल में। मरना तो कोई इरादा नहीं है, चलो थोड़ा जीते हैं साथ में।